चलो स्टार्ट करें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लॉ की। गुडविल का पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा टॉपिक रह गया। लास्ट क्लास में मैंने वैसे गुडविल समझाया था आपको, प्रीमियम गुडविल के नाम से समझाया था कि गुडविल होती क्या है। गुडविल इज बेसिकली द रेपुटेशन, इमेज, ब्रांडिंग, आपकी एक रिस्पेक्ट, आपकी मेहनत, एंड फॉर द इयर्स आप जो सुपर प्रॉफिट कमाते हो उसको क्या बोला जाता है। मॉनेटरी टर्म्स में सुपर प्रॉफिट को गुडविल बोला जाता है, थ्योरेटिकल टर्म में रेपुटेशन को गुडविल, मॉनेटरी टर्म्स में सुपर प्रॉफिट को बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड सुपर प्रॉफिट नाउ। नॉर्मल प्रॉफिट से ओवर एंड अबव जो आप कमाते हो वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो सुपर प्रॉफिट, एंड थ्योरेटिकल टर्म में रेपुटेशन को गुड बोला जाता है। क्लियर? तो बहुत इजी सा पॉइंट है अभी जो हम आगे पढ़ रहे हैं अभी, दैट व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। सबसे पहले तो गुडविल मैंने आपको बता दिया वन लाइन में ही, चीज क्या है, गुडविल से फायदे क्या है। गुडविल से आपकी फर्म की इमेज बिल्ड होती है, गुडविल से फर्म की इमेज बिल्ड होती है, और उस इमेज की वजह से आप थोड़ा सा प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाते हो, आपकी लॉयल्टी अच्छी रहती है, आपके कस्टमर्स की आपसे, एम्प्लॉयज की आपकी लॉयल्टी अच्छी रहती है आपसे, ये सारे फायदे हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी गुडविल की वजह से। ठीक है, क्या गुडविल बैलेंस शीट में आ सकती है? Can I say I am working since last 12 years and I have a goodwill of 12 crore rupees? क्या मैं अपनी गुडविल बोल सकता हूँ? क्या मैं 12 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल सकता हूँ? मैं कहता हूँ मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा अनाज फूड ग्रेन्स का काम है, एंड माय गुडविल इज 50 करोड़। मुझे लगता है, तो क्या मैं वो बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ? 50 करोड़ है, 50 साल हो गए। ओके, दूसरा क्वेश्चन, क्या बैलेंस शीट में गुडविल आती है? किस साइड आती है? क्या मुझे लगता है कि मेरी गुडविल 50 साल की 50 करोड़ लिख दूं एसेट साइड में? कौन सी गुडविल आती है फिर? एनीवन? मैं जितना मार्केट में अगर मेरा 10% देता है तो मुझे 20% प्रॉफिट। अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स हो ना सारे, यू आर वेरी गुड एट अकाउंट्स। कौन कौन अच्छा नहीं है? बाकी अच्छे हैं अकाउंट में, हाथ मत तोड़ो, मोस्टली अच्छे हैं। तो एक वर्ड सुना होगा आपने पहले, परचेज गुडविल, सुना किसी को, है ना? ध्यान रखना लाइफ टाइम के लिए, ओनली द परचेज्ड गुडविल कैन बी मेंशन इन द बैलेंस शीट। आती का आंसर, आई विल कम टू दैट। ओनली द परचेज्ड गुडविल इज मेंशन इन द बैलेंस शीट। तो सर इसके अलावा सुपर प्रॉफिट, गुडविल, पार्टनर की लाई हुई गुडविल, खुद की समझी हुई, खुद की बनाई हुई, मार्केट रेपुटेशन, मार्केट लोग, दूसरों की कही हुई, ये सब सर ये सब थ्योरेटिकल बात है, ये सब मैटर नहीं करती। गुडविल कितने टाइप की हुई? दो टाइप, पहला परचेज, दूसरी अदर्स। गुडविल कितने टाइप की हुई? एक होती है परचेज, एक होती है अदर्स। परचेज कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अदर्स कहाँ जाती? कहीं नहीं जाती, इग्नोर करना, कुछ है ही नहीं वो, मतलब वो मेरी मन गढ़ंत चीज है, fictitious है वो, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी सवाल होता है परचेज गुडविल आती कहाँ से? गुडविल कहाँ परचेज को मिलती है? सर मैं खरीद लेता हूँ, अपनी गुडविल बन जाएगी मेरी। मैं जाता हूँ, मेरे को 100 रुपए की गुडविल दिलवा दो आप, तो लोग थोड़ी दो चार दिन मेरी इज्जत कर, ऐसा कुछ करो, ऐसा नहीं मिलती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई एक कंपनी है आप लोगों की, अब जैसे फैमिली हो, इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम की एसेट्स, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर इंस्टाग्राम की सारी एसेट्स को मिला लिया जाए तो वो बनती है 100 रुपए, बट फेसबुक ने उसको खरीदा 120 रुपए।
आई थिंक मैं इस एग्जाम्पल से समझ आएगा क्या होती है परचेज गुडविल, है ना। एसेट्स है टोटल, नेट एसेट्स लायबिलिटीज को माइनस करके कितनी आई 100 रुपए, और फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा 120 रुपए का, तो 20 रुपए क्या है, गुडविल है। 20 रुपए क्या है उसकी, गुडविल है। सिंपल सी चीज है ना, आपने एसेट्स निकाली 100 रुपए की, इंस्टाग्राम ने कहा मैं तो 120 रुपए से 1 रुपया कम नहीं बेचूंगा, तो मैंने फेसबुक ने कहा सर आपकी एसेट्स तो 100 रुपए की है, आप मुझे 120 में क्यों दे रहे हो, मैं क्यों दूं आपको, बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा मार्केट में मेरी रेपुटेशन भी है, मैं तो 120 लूंगा, मुझे लगता है मेरी कंपनी की 120 है, चाहे एसेट 100 की नहीं 10 की है, मैं तो अपनी चीज के कितने लगाऊंगा, 120 लगाऊंगा। तो परचेज गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, योर सेल और परचेज प्राइस, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख रहे हो, सेल और परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स इज बिटवीन, जो है वो क्या आपकी परचेज गुडविल। फिर से बताऊं, आई थिंक समझ आ गया, राइट। अच्छा, वो उस आदमी के लिए तो खाली गुडविल है, बेचने वाले के लिए, है ना, और मेरे लिए क्या है, परचेज गुडविल। परचेज किया ना मैंने, तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट में, फेसबुक अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा तो कितने की दिखाएगा, 120, जिसके अंदर वो बाइफर्केशन कैसे करेगा, 100 रुपए के शेयर खरीदे, शेयर ही खरीदते हो ना, कंपनी कैसे खरीदते हो, होल्डिंग खरीदते हो आप, तो 100 रुपीज के तो मुझे शेयर मिल गए, शेयर मतलब एसेट्स में लगा ना वो पैसा। अगर अच्छे से अकाउंट्स आती है तो अब जो मैं कह रहा हूं वो वर्ड्स में समझो, मैंने फेसबुक को मैंने 100 रुपए इंस्टाग्राम को दिए, 120 दिए टोटल, एक बार 100 रुपए देखता हूं मैं, 100 दिए, फेसबुक ने उसके बदले मुझे 100 रुपए में क्या दिया, मालिकाना हक क्या है कंपनी का, शेयर कैपिटल, 100 रुपए के शेयर मेरे नाम पे आ गए। वो इंस्टाग्राम के बैलेंस शीट या बैलेंस शीट में कहां पर दिख रहे हैं, शेयर कैपिटल में 100 रुपए, और उसकी उस 100 रुपए की उधर एसेट साइड में एसेट्स पड़ी हुई है, यही तो होती है नॉर्मल हर कंपनी का इधर, तो खत्म हो गया ना बात। तो इसका मतलब मेरा पैसा फेसबुक का डायरेक्टली कहां लगा है, 100 रुपया, बीच का सब हटाओ, एसेट्स ऑफ इंस्टाग्राम, यही तो लगा, समझ आया। फिर से बताओ, आगे समझना, थोड़ा सा है घुमाना, बुक में नहीं आपका ऐसा कुछ, मैं फालतू बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको, एक्स्ट्रा फालतू मतलब वो वाला एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो परचेज गुडविल का फॉर्मूला क्या बना, हाँ, तो मेरी वैल्यू मैंने कहा 120 है, बट मेरी एसेट्स कितने की निकली, 100 की, तो 20 रुपए क्या है मेरी गुडविल का अमाउंट, बेचने वाले की गुडविल है, खरीदने वाले की क्या है, परचेज गुडविल। मैं अपने जो बैलेंस शीट में फेसबुक दिखाएगा तो फेसबुक क्या दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर कैपिटल ऑफ इंस्टाग्राम ₹100, परचेज गुडविल 20। फिर से आप बताओ कौन सी वाली गुडविल है बैलेंस शीट में, क्या गुडविल लिख सकते हो बैलेंस शीट में, हाँ, अपने मन वाली खरीदी हुई, क्योंकि उसकी वर्थ हमने निकाली, मॉनेटरी टर्म्स में फॉर्मूला है उसका, आया समझ, कोई सवाल। तो अपने ऊपर टॉप पे हमने जब क्लास स्टार्ट की तो एक लाइन लिखी, क्या लिखा, अगर मॉनिटरिंग में बोले तो क्या है ये, सुपर प्रॉफिट। क्या इस 20 रुपए की वजह से इसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे फेसबुक, यही तो है। अदरवाइज इंस्टाग्राम जैसे और भी ऐप बने हुए हैं, चलता इंस्टाग्राम है, अगर आप थोड़ा सा इसको अपने एजुकेशन से जोड़ो, एक्स ऐप बना हुआ है और इंस्टाग्राम ऐप है, दोनों एक काम करते हैं, बहुत मिलते हैं ना प्ले स्टोर में, चलता इंस्टाग्राम है, हमारी लेमन लैंग्वेज ये यूज करते हैं हम, चलता इंस्टाग्राम है, तो चलता का क्या मतलब है, ये हम उस पर रिलाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको करते हैं, भीड़ उस पे है, भीड़ उस पे है, क्यों है भीड़, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी, रिलायबिलिटी है, सिक्योर है कि नहीं, अच्छी सर्विस दे रहा है, यही सब मिला के तो क्या बना है, आगे समझ, बड़े आगे, तो देखो आगे क्या लिखा, अभी एक बार बुक में देखते हैं, पेज नंबर 223 पे हम, दिस इज अ पार्टनरशिप assets and means the benefit arising from the firm's business connection or reputation. It is an advantage which is acquired by the business. समझ आया, खर्चा नहीं समझो इसको आप, एसेट्स है ये,
गुडविल को कहाँ लिखते हो आप? परचेज गुडविल को पीएनएल में डेबिट या एसेट्स साइड बैलेंस शीट? और एसेट्स आर ऑलवेज योर डिसएडवांटेज और एडवांटेज। लायबिलिटीज हमारे लिए घाटा है और एसेट्स क्या है? तो आप अपने समझ के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद 4 महीने बाद याद नहीं रहेगा जो मैंने बातें बताई आपको कि एडवांटेज वर्ड क्यों आ रहा है, कहां से आया एडवांटेज आ रहा है, बिकॉज वो बैलेंस शीट में जा रही है इसलिए, ना कि वो पीएनएल का खर्चा है हमारा। और बैलेंस शीट में क्यों जा रही है इसकी पूरी कहानी इंस्टाग्राम और फेसबुक का एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दी, वो लिख लेना। चलो आगे। Beyond the mere value of capital, stock, funds, and properly employed therein. In consequences of the general public, patronage and encouragement, though an intangible assets, अच्छा गुडविल क्या होती है? सबको पता है, it is an intangible. ठीक है? Next para. If the goodwill is sold and there is no agreement as to its disposal, last class में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई आदमी अपना बिजनेस बेचेगा तो वो आपको ये कह सकता है कि तुम ये बिजनेस दोबारा सेम लोकेलिटी में कंटिन्यू नहीं करोगे, कह सकता है ना। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो शायद ना कहे, नहीं कहेगा तो आप कह देगा तो नहीं कर सकते। और टर्म्स कंडीशन लगा सकता है कि 3 साल तक, 2 साल तक, इस लोकेलिटी तक, समथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट पैरा में एक लाइन लिखी है, इफ द गुडविल इज सोल्ड, तो इंस्टाग्राम ने गुडविल बेची मतलब कंपनी बेची, एंड देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू डिस्पोजल, मतलब किस तरीके से यूज करना उस पर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। एनी पार्टनर कैन कैरी ऑन द बिजनेस प्रोवाइडेड बाय डूइंग सो ही डज नॉट एक्सपोज फॉर्मर पार्टनर्स लायबिलिटी। मतलब समझ आया कि अब आउटगोइंग पार्टनर कोई भी काम कर सकता है, आउटगोइंग पार्टनर कोई भी काम कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो, और उसका उल्टा अग्रीमेंट है तो सर वो नहीं कर सकता। आउटगोइंग पार्टनर कोई भी काम कर सकता है, बट उस काम से वो पुरानी फर्म की कोई नई लायबिलिटी क्रिएट, ये नहीं है कि आप फर्म छोड़ के जा रहे हो फर्म के नाम पे काम करे जा रहे हो, नहीं सर, फर्म के अपने नाम पे यूज करो आप, चलेगा। फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट मत कर दें, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। बट इसमें लिखा है गुडविल स्टोर, तो सर ऐसा तो नहीं लिखा कि किसी पार्टनर को सेल कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो तो सर एक पर्टिकुलर पार्टनर को थोड़ा सेल कर रही है, तो ऐसा लिखा ना, समझे नहीं। इसमें लिखा है इफ द इंस्टाग्राम कंपनी इज बीइंग सोल्ड, तो इसका मतलब गुडविल बिकते, ठीक है। इंस्टाग्राम में 3 पार्टनर थे, नहीं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल इंस्टाग्राम एसोसिएट्स में 3 पार्टनर, इंस्टाग्राम बिक गए। ये लिखा है कि अगर गुडविल इज सोल्ड मतलब इंस्टाग्राम इज सोल्ड, देन द पार्टनर्स ऑफ इंस्टाग्राम जो अब नहीं है, दे कैन कैरी ऑन द इंस्टाग्राम जैसी चीज, इंस्टाग्राम दोबारा से वो चालू उसी नाम में कर सकते हैं अगर नहीं लिखा। मतलब समझ आ गया कि उसके जो अभी हिंदी में जो उसके करंट मालिक है उन्होंने बेच दिया, आपने उनको मना नहीं किया वो नाम यूज करने से, तो वो मालिक दोबारा उस काम को इंस्टाग्राम बना लेगा, कुछ भी करे, वो इसकी इच्छा, इंस्टाग्राम बनाए, इंस्टाग्राम ऐसा काम करे। जब आपने मना ही नहीं किया तो वो आपने उल्टे का इनडायरेक्टली, इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उसको अलाउ कर दिया कि तू भी कर ले, उसने आपको मना नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी करूंगा, राधा तू भी कर ले, ये हुआ, ठीक है। आगे, सेल ऑफ गुडविल वेयर गुडविल इज सोल्ड ईदर टू पार्टनर और टू आउटसाइडर, मतलब किसी को भी बेचो, चाहे पार्टनर को बेचो चाहे किसी और को। वैल्यू इज डिविजिबल अमंग द पार्टनर्स, तो इसका मतलब मॉनेटरी, जो गुडविल बेच के जो पैसा आया, इंस्टाग्राम में 3 पार्टनर थे, पैसा कितना मिला इंस्टाग्राम को गुडविल का 20 रुपए, 20 डिवाइडेड बाय, मतलब कहने का मतलब है, अगला पैरा कह रहे कि वो 20 रुपए कौन लेगा, कौन से, न्यू और ओल्ड किस रेशियो में, वो अपना ले जाएगा, ठीक है।
नीचे लिखा है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम का, अमंग द पार्टनर्स इन द सेम मैनर एज देयर पीएस, और अगर पीएसआर नहीं है तो, और अगर वो भी नहीं तो, अगर उन्होंने कुछ अलग से लिख दिया, ठीक है, डन, ये है पूरा। अब पढ़ो नीचे जल्दी से राइट्स। मैं अभी सारा पढ़ रहा हूँ। ओके, ये लिखा है राइट्स ऑफ द बायर एंड सेलर ऑफ द गुडविल आर एज फॉलोज। बायर्स राइट, बायर के अधिकार क्या क्या है? खरीदते टाइम वो ये कह सकते हैं ऑन द सेल ऑफ द गुडविल बायर में अनलेस टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बाय अदरवाइज रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कंटिन्यूइंग बिजनेस। अगर उसको रोका नहीं गया तो वो कह सकता है बिजनेस मैं भी करूंगा। मेंटेन इज एक्सक्लूसिव राइट, वो चाहे तो, बायर का अधिकार क्या है? वेट, बायर का अधिकार क्या है? वो चाहे तो बोल सकता है कि मैं ये बिजनेस, मतलब इंस्टाग्राम नया आदमी कैरी ऑन कर रहा है तो उसका गुडविल खरीदने पर क्या अधिकार है उसको, कि वो नए नाम पे अपना नाम ऐड कर सकता है ना, कि आज से ये बिजनेस मेरा है। दूसरा अधिकार, वो पुराने वालों को रोक सकता है कि तुम आज से ये नाम यूज करोगे। एंड सॉलिस, और पुराने कस्टमर्स को भी वो यूज, गुडविल ही तो है, वही तो, पुराने कस्टमर्स को यूज कर सकता है। पहला, अपना नाम उस नए नाम के साथ जोड़ेगा, दूसरा पुराने लोगों को रोकेगा, और तीसरा पुराने कस्टमर्स को यूज कर सकता है। सेलर का क्या अधिकार है? सेलर चाहे तो कंपटीशन में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सेलर ऑफ गुडविल, प्रोवाइडेड उसको मना ना करे, ठीक है ना। फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। तो सर जो ऊपर लाइन की देयर इज नो एग्रीमेंट एज सो एज टू इट्स डिस्पोजल, ये सेलर का राइट है? ठीक, क्या ये वाली लाइन, देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू इट्स डिस्पोजल, नहीं, वो आपसी रजामंदी है ना भाई, आपने एग्रीमेंट नहीं करा, कर लिया तो आपने जो लिखा है उसमें करना, ठीक है। आगे का अगला टॉपिक जो आज कंटिन्यू करेंगे, हम स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म? पेज नंबर 223, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कहता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप विल टेक प्लेस बाय फाइलिंग अ एफिडेविट। एफिडेविट बनाना पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर इसकी रेट है 200 रुपए का स्टैंप पेपर, नोटरी पब्लिक से आपको इसको टेस्ट करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कैसे इफेक्ट होता है? या तो आप पोस्ट से या फिर हैंड डिलीवरी से जाके रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप को आप दी। इसके अंदर क्या क्या बातें लिखनी है आपको रजिस्ट्रेशन वाले के अंदर? रजिस्ट्रेशन में आपको लिखना है नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्लेस, प्रिंसिपल बिजनेस कहां पर है, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स की डिटेल्स, पार्टनर का सिग्नेचर होने चाहिए, किस दिन से ज्वाइन कर रहे हैं वो, एंड कितने समय की पार्टनरशिप है। अगर समय नहीं लिखोगे तो पार्टनरशिप एट विल हो जाती है, और समय लिखोगे तो कौन सी पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर बन जाती है, ठीक है। ओके, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो क्या घाटा है? मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए 2 मिनट का, जल्दी से एक बार बताता हूँ। इफ यू डोंट गेट इट रजिस्टर्ड देन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज? अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो पार्टनरशिप में, सुनो ध्यान से, आप बाहर वाले के ऊपर केस नहीं कर सकते, बाहर वाला आपके ऊपर केस। फिर से, अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं तो क्या घाटा है? फॉर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती, बट आउटसाइडर फॉर्म पे कर सकते। उसकी क्या गलती है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना वो पार्टनर तो भी कर, ठीक है। सो सबसेक्शन 1 सेक्शन 69, कुछ याद है? एक सेक्शन रहता था आपका, पार्टनरशिप एक्ट कब स्टार्ट हुई थी? सेक्शन ऑफ नेक्स्ट 9 हाँ नेक्स्ट ईयर हुआ था 1933 एग्जैक्टली एक साल बाद आया था, है ना। कौन सा सेक्शन? 69। और बहुत दिन मैंने आपको कहा था कि मैं जब एक्ट खत्म होगी तो ये सेक्शन करवाऊंगा उस टाइम पे। कौन सा? वो ये आज एक्ट खत्म हो रही है, लास्ट टॉपिक है आपका। देखो, सेक्शन 69 प्लेस अ बार ऑन द राइट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू सू
each other or the firm for enforcing any right arising out of contract or enforce. तो इसका मतलब क्या हो गया? बार मतलब हो गया लिमिट, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म बाहर वालों पे केस, ना ही फर्म पार्टनर पे केस कर सकती है, फर्म नहीं करेगी कभी भी केस। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है? प्लेस अ बार ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। मतलब अब फर्म भी थर्ड पार्टी पे केस ना तो पार्टनर कर सकते और ना ही फर्म कर सकती। बट if the firm is not registered and the person suing are or have not been shown in the registrar of the firm। तो क्रक्स क्या है? मैंने दोनों को क्रक्स क्या बताया? फॉर्म नहीं कर सकती, फर्म नहीं कर सकती, पार्टनर्स नहीं कर सकते आपस में, पर बाहर वाले फर्म पे भी कर सकते हैं और फर्म पे करने का मतलब कर किस पे रहेंगे? there is no bar on the right of third parties to sue the firm or partners। मतलब वो आराम से बाहर वाले कर सकते हैं। However, the act allow the following suits। कौन कौन से सूट अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कर सकती है? इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। What all cases unregistered partnership can do? देखो कौन सा? पहला सूट फॉर रेजोल्यूशन, दूसरा रेंडरिंग अकाउंट्स ऑफ रिजॉल्व, रेंडरिंग अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स देखने भाई अधिकार है हमारा। तीसरा सूट फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर फर्म खत्म करनी तो बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। सूट फॉर क्लेम एंड सेट ऑफ द क्लेम डज नॉट एक्सीड द 100 रुपीज। कितने रुपए तक का इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, कितने रुपए तक का क्लेम? 100 रुपीज तक का। प्रोसीडिंग्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अदरवाइज प्रोसीडिंग इंसिडेंटल अराइजिंग फ्रॉम सूट और क्लेम नॉट एक्सीडिंग कितने रुपए तक के केस? 100 रुपए तक का केस। सूट वही सेम ही चीज है, प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन कोर्ट केस। प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन और अदरवाइज प्रोसीडिंग इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम अ सूट। पहला है कि आप केस कर सकते हो 100 रुपए का, दूसरा है कि आपके ऊपर कोई केस हुआ है वो 100 रुपए तक का आप डिफेंड कर सकते हो। मतलब 100 रुपए तक ही क्लेम कर 100 रुपए तक का ही चलेगा। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कितने तक का केस लुक आफ्टर कर सकती है? 100 रुपीज। ये ध्यान रखना दोनों पॉइंट में। पार्टनरशिप एक बहुत पुरानी बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए उस वक्त का बहुत बड़ा अमाउंट था। उन्होंने कहा यहाँ तक ठीक है, हम इतने तक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप को अलाउ कर देते हैं। तो कोई दूसरे क्लेम कर भी सकती है और उसके एज इन पार्टनरशिप ये कह सकती है कि उस दूसरी कंपनी ने हमारे 100 रुपए देने थे पर नहीं दिए, तो उस पर वो केस 100 रुपए तक। 100। सूट बाय अ फर्म which has no place of business in territories to which Indian Partnership Act extends। मतलब फर्म दुबई में केस कर सकती है, अनरजिस्टर्ड इंडिया की पार्टनरशिप दुबई में केस कर सकती है। सूट बाय द फर्म, क्योंकि वहां पर तो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल ही, ठीक है। अ सूट फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, दिवालिया पार्टनर की प्रॉपर्टी को रियलाइज। अ सूट बाय द फर्म whose place of business are situated in the areas which are exempted। जैसे पहले था अब नहीं है, जम्मू कश्मीर था, ठीक है। ठीक है, रीड करो नीचे का पैरा, हम कमिंग बैक। भाई सारा पढ़ाऊंगा दोबारा, रीड इट।